हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए प्रोग्राम में। दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश के न्यायाधिकरण ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। क्योंकि इस समय वो भारत में है, ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि क्या उन्हें भारत से प्रत्यर्पित किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं कि क्या इसकी प्रक्रिया होती है, क्या इसके नियम है, विस्तार से जानते हैं। तो आपको याद होगा, बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ कुछ समय पहले बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे और उस पर बहुत सारे वीडियोस इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। उसकी वजहों पर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसका एक परिणाम हमारे सामने मौजूद है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने शेख हसीना के ऊपर मानवता के खिलाफ अपराधों में उनकी कथित संलिप्तता के जरिए उन पर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। और यही वो बड़ी वजह भी थी जिसके कारण उन्हें उनके पद को छोड़ करके, अपना देश छोड़ करके वहां से बाहर भी निकलना पड़ा था। तो कुल मिलाकर अब तक 1000 लोगों के खिलाफ इस न्यायाधिकरण ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। और कुछ दिनों पहले बांग्लादेश में हुई हिंसा के तहत लगभग 1000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। वर्तमान समय में शेख हसीना भारत में मौजूद हैं और उनका प्लेन भारत में हिंडन एयरबेस के पास उतरा था, जहां शुरुआत में ये उम्मीद जताई जा रही थी कि वो भारत में आने के बाद यूके या फिर यूएसए जा सकती हैं, लेकिन उन देशों की तरफ से मनाही कर देने के बाद वो भारत में ही रह गईं। ऐसे में अब एक बड़ा सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश भारत के ऊपर दबाव बना सकता है कि शेख हसीना को उन्हें प्रत्यर्पित किया जाए। तो इस मामले को विस्तार से समझने के लिए एक बात ये जान लीजिए कि कोई भी देश किसी भी दूसरे देश से ऐसे प्रत्यर्पण की मांग केवल तभी कर सकता है जब उनके बीच में एक प्रत्यर्पण संधि की गई हो। तो अगला सवाल आप पूछेंगे कि क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसी संधि है। तो जी हाँ, 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच में एक प्रत्यर्पण संधि की गई थी, जिसे 2016 में एक बार अपडेट भी किया गया था, ताकि जो भी भगोड़े अपराधी हैं उनको आसानी से और तेजी के साथ एक दूसरे देशों में वापस भेजा जा सके। आपको पता है कि बांग्लादेश का भौगोलिक क्षेत्र लगभग 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है। ऐसे में भारत के कई सारे राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। तो जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, और उस बॉर्डर के माध्यम से कोई भी अपराधी एक देश से दूसरी देश में जा सकता है। खास तौर से उत्तर पूर्व भारत की अगर आप स्थितियों को देखोगे तो वहां पर आम तौर पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। तो ऐसे पूर्वोत्तर के कई सारे उग्रवादी समूह थे जो कुछ समय के लिए बांग्लादेश में जाकर के छुप गए थे। उसके बाद भारत ने उनको वापस लाने के लिए बांग्लादेश के साथ इस संधि को किया और फिर आसानी से उनका हस्तांतरण किया जा सका। तो अगर आप बांग्लादेश में देखेंगे तो एक संगठन था जमात उल मुजाहिदीन, जिसके कई सारे लोग उत्तर पूर्वी राज्यों में आकर के बस गए थे। इसी तरह 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिसे आप उल्फा के नाम से जानते हैं, उसके एक टॉप लीडर थे अनूप चेतिया, जिनको बांग्लादेश से भारत में प्रत्यर्पित किया गया था। तो वर्तमान में भी ये संधि अभी चल रही है, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश से एक दूसरे देशों के भगोड़े अपराधियों को एक दूसरे को समर्पित या प्रत्यर्पित किया जाता है। तो आखिरकार ये संधि कहती क्या है। देखिए, संधि के अनुसार भारत और बांग्लादेश को ऐसे व्यक्तियों को प्रत्यर्पित करना होता है जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, या जिन पर कोई आरोप लगाया गया है, या जिस देश ने प्रत्यर्पण किए जाने का अनुरोध किया है उसकी अदालत द्वारा कोई एक ऐसा आरोप सिद्ध किया गया है या कोई ऐसा दोष या अपराध साबित हुआ है जिसके तहत प्रत्यर्पण मांगा जा सकता है। अच्छा, संधि के अनुसार प्रत्यर्पणीय अपराध ऐसा अपराध होता है जिसके लिए कम से कम 1 साल की सजा दे दी गई हो। इसमें किसी तरह का वित्तीय अपराध भी शामिल है। जरूरी बात यह है कि किसी भी अपराध को प्रत्यर्पण योग्य मानने के लिए यह बात जरूरी है कि दोनों देशों में उस अपराध को दंडनीय अपराध माना गया हो। तो संधि के नियमों को देख करके एक बारगी लगता है कि शायद भारत की तरफ से शेख हसीना को बांग्लादेश को प्रत्यर्पित करना ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस संधि के तहत कुछ अपवाद भी है। संधि कहती है कि अगर अपराध राजनीतिक प्रकृति का है तो कोई देश प्रत्यर्पण से इनकार भी कर सकता है, लेकिन इस अपराध की प्रकृति के जो कारण है, यानी इसका जो नेचर है, वो काफी लिमिटेड है, और जो अपराधों की सूची है वो बहुत लंबी है जिन्हें राजनीतिक नहीं माना जा सकता। जैसे आप देखेंगे, हत्या या गैर इरादतन हत्या, कहीं पर विस्फोट कर देना, धमाका कर देना, किसी के जीवन को खतरे में डालने लायक कोई कार्य कर देना, मादक पदार्थ लेकर के चलना, हथियारों की तस्करी करना, हथियार खरीदना या किसी हथियार का इस तरह से इस्तेमाल करना जिससे किसी के जान माल को नुकसान हो सकता है, किसी का अपहरण करना, किसी को बंधक बनाना, किसी को हत्या के लिए उकसाना या कोई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना,
इन सभी को प्रत्यर्पण की श्रेणी में शामिल किया गया है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि शेख हसीना जी ने तो ऐसा कोई भी काम नहीं किया है, अब तो प्रत्यर्पण संभवतः नहीं करना होगा। लेकिन इस बात को समझिए कि हालांकि शेख हसीना एक राजनीतिक व्यक्तित्व है और भारत से शरण का दावा कर सकती हैं, लेकिन दूसरी बात यह भी है कि बांग्लादेश के अंतर्गत उनके खिलाफ कई सारे अपराधों के लिए मामले दर्ज हैं और ये ऐसे अपराध हैं जो इस परिभाषा में अपराध की श्रेणी में फिट बैठते हैं। ध्यान दीजिए, 13 अगस्त 2024 को शेख हसीना पर एक किराना स्टोर के मालिक की हत्या का मामला दर्ज किया गया था, जिसकी मौत उसके पिछले महीने पुलिस की गोलीबारी में हो गई थी। इसी तरह कुछ दिनों बाद उनके ऊपर एक वकील को गायब करने का मामला भी लगा, यानी कि उसके अपहरण किए जाने का मामला भी दर्ज किया गया। इसी तरह 15 अगस्त को शेख हसीना पर यातना दिए जाने, हत्या किए जाने और नरसंहार के भी आरोप लगाए गए। एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए कि संधि का एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 10(3), 2016 में इसमें संशोधन किया गया था और इस संशोधन के मुताबिक कोई भी देश अगर प्रत्यर्पण का अनुरोध करता है तो अब किए गए अपराध का सबूत देने की भी आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। अब केवल जो देश प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है उसके द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाना ही पर्याप्त होगा। तो अब सवाल यह है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से ऐसा कोई अनुरोध आता है तो क्या भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजना पड़ेगा? देखिए, जरूरी नहीं है। इस संधि में प्रत्यर्पण के अनुरोधों को अस्वीकार किए जाने के भी कुछ आधार बताए गए हैं। इस संधि का अनुच्छेद 7 कहता है कि प्रत्यर्पण के अनुरोध को अनुरोधित देश के द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है अगर जिस व्यक्ति का प्रत्यर्पण मांगा गया है उस पर उस देश की अदालत में प्रत्यर्पण अपराध के लिए मुकदमा चल रहा हो, और शेख हसीना के मामले में ये बिंदु लागू नहीं होता। इसी तरह अनुच्छेद 8 में प्रत्यर्पण से इनकार किए जाने के कई सारे आधार बताए गए हैं। इसमें एक सबसे बड़ा आधार ये है कि किसी व्यक्ति पर अगर आरोप लगाया गया हो तो वो न्याय की मांग करता हो, लेकिन सद्भावनापूर्ण तरीके से, और शेख हसीना के मामले में हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। या दूसरा तरीका हो सकता है सैन्य अपराधों के मामले में, जो सामान्य आपराधिक कानून के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आते। तो भारत के पास शेख हसीना के प्रत्यर्पण को इस आधार पर रिजेक्ट करने के लिए विकल्प खुले हुए हैं। भारत कह सकता है कि उनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही है वो न्याय का एक सद्भावनापूर्ण प्रकार नहीं है। हालांकि भारत के इस जवाब से भारत और बांग्लादेश की जो नई सरकार है उसके बीच के संबंधों पर प्रभाव जरूर पड़ सकता है। अब सवाल ये भी होगा कि आखिरकार भारत को क्या करना चाहिए। देखिए, अगर आप इसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से देखोगे तो भारत को दोनों देशों के बीच के संबंधों को बेहतर बनाए रखते हुए और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका सुनिश्चित करते हुए आगे कोई भी कदम बढ़ाना होगा। हालांकि इसके लिए जरूरी नहीं है कि शेख हसीना जी का प्रत्यर्पण किया ही जाए, क्योंकि शेख हसीना लंबे समय तक भारत की सहयोगी रही हैं। ऐसे में भारत को शेख हसीना के साथ भी कहीं ना कहीं खड़ा दिखाई देना होगा। कुछ अधिकारियों का मानना है कि बांग्लादेश की नई सरकार अमूमन भारत के ऊपर इतना ज्यादा दबाव नहीं बना पाएगी, या केवल शेख हसीना जैसे किसी एक मामले को लेकर के दोनों देशों के बीच जो द्विपक्षीय संबंध हैं वो बहुत ज्यादा खराब नहीं होने चाहिए, या उन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोनों देशों के संबंध जितना भारत के लिए महत्वपूर्ण है उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण बांग्लादेश के लिए भी है, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा 3 तरफ से भारत से ही जुड़ी हुई है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बांग्लादेश में आज भी बहुत सारे ऐसे हितधारक हैं जो भारत के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहते हैं। इसके अलावा शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के लोग भी अभी भी बांग्लादेश में सक्रिय हैं और उनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ऐसे में यह भी संभव है कि कुछ समय के बाद फिर से कुछ उलटफेर हो और शेख हसीना के वापस बांग्लादेश जाने के कुछ रास्ते खुल जाएं। तो एक बात तो सिंपल हो गई कि कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों को किसी एक भगोड़े अपराधी की वजह से खराब नहीं करना चाहेगा। इसके बाद प्रत्यर्पण को लेकर के जो भी निर्णय होगा वो कहीं ना कहीं राजनीतिक ही होगा। देखते हैं आने वाले समय में निर्णय किस ओर जाएगा और किस तरह से आगे के लिए कुछ नए रास्ते खुलेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। आगे जो भी अपडेट होंगे उन्हें हम नए वीडियोस में कवर करके आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये जो आपका टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और दोनों देशों के संबंध किस तरह से डेवलप हुए हैं, उनका क्या इतिहास है, इस पर भी जल्द ही हम एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। तो थैंक यू सो मच।